और ये बड़ी अपडेट लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि कहां पे कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, कौन दिग्गज कितने वोटों से आगे चल रहा है, ये भी लगातार हम बता रहे हैं। तो इस वक्त चूंकि सबसे सही सबसे सटीक जानकारी न्यूज वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं वो करीब 48,000 ज्यादा वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पे एन वक्त पे वो उतरे थे चुनावी मैदान में, ताल ठोक दी, नामांकन किया और फिर सुब्रत पाठक जो है वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही 6 केंद्रीय मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश में वो इस वक्त चुनाव में पीछे चल रहे हैं। बहुत बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश की सियासत में होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए राजेश, अनिरुद्ध सिंह बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनिरुद्ध जी, न्यूज़ वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जो एग्जिट पोल थे, एग्जिट पोल के बाद जो ईवीएम से अब वोट्स निकल रही हैं, उसमें अगर कंपैरिजन करें तो एग्जिट पोल मेल नहीं खाते। हालांकि देश में आपकी सरकार बन रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? होगा क्योंकि जनरल इलेक्शन है, लोकसभा का है। विधानसभा में तो लगभग हम लोग 11-12 बजे तक क्लियर हो जाते हैं ट्रेंड की, मतलब कितना हम ज्यादा करें। लेकिन लोकसभा का चुनाव अभी मल्टीपल चरण होंगे, तो ये कहीं एक डेढ़ बजे तक हम क्लियर हो पाएंगे कि हमारी कितनी सरकार तो बन रही, हम कितनी सीटें और निकाल रहे हैं। और दूसरा क्या है कि ये लगभग 100 से ज्यादा सीटें ऐसी है जो वो थिन मार्जिन की हैं, जो हमेशा एज में रही है एनडीए भारतीय जनता पार्टी की। तो 1:30 या 2 बजे के आसपास ये चीजें 1:30 बजे के आसपास बहुत स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाएगा। और जो कमिटमेंट किया गया था उतनी ही सीटें इसमें आनी है, क्योंकि जो कहा गया था, क्योंकि जो काम विकसित भारत के लिए हम लोगों ने वोट मांगा था, हम लोगों ने मोदी जी ने प्रॉस्पेरिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा था, और फिर ये लोग वेल्थ लेके वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात किए थे। इन्होंने इंडी गठबंधन ने प्रोपेगेंडा फेयर की बात किया था, और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में डेवलपमेंट एंड कॉन्फिडेंस की बात किया है। बस 1-1:30 बजे तक थोड़ा सा वेट करना चाहिए हम लोगों को, अभी अर्ली कमेंट नहीं करना चाहिए। अनिरुद्ध जी, मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, वाकई वेट तो हमें भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन लगातार 229 सीटों से आगे चल रहा है, आपने ऐसी उम्मीद की थी कि इतनी सीटें ये लोग जीत आगे बढ़ेंगे, रुझानों में आएंगे? मैं कह रहा हूँ वही अनुराग जी कह रहा हूँ कि करीब 1-1.5 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 100 से ज्यादा ऐसी सीटें बहुत थिन मार्जिन थी। जैसे लोकसभा के चुनाव में 10-12 हजार सीट से आगे होना बहुत ज्यादा नहीं, और वो सीटें जिस सीट में ऑलरेडी एनडीए लीड पे रही है। अनिरुद्ध जी, मेरा आपसे सवाल एक ये है, बहुत ही साफगोई से आप बताइएगा कि जो 400 पार का आपने नारा दिया था, अभी भी आप फुल अथॉरिटी के साथ कह सकते हैं कि एनडीए 400 पार करेगा? देखिए, मैं कह रहा हूँ बस 1:30 बजे का इंतजार करिए, उसके बाद में पूरा इस पे कमेंट किया जा सकता है। अभी 1 से 1:30 बजे पहले कोई कमेंट, क्योंकि अभी बहुत कम चरण की काउंटिंग हुई है, और अभी मेजर काउंटिंग चलेगी करीब 8-9 बजे रात तक चलेगी। लेकिन क्या है कि चरण की काउंटिंग अभी 1-1:30 बजे क्लियर हो जाता है, क्योंकि जनरल इलेक्शन विधानसभा में तो 12 बजे तक। हाँ, अनिरुद्ध जी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में है। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं, यहाँ पर करीब 38 सीटों का आंकड़ा इस वक्त मेरे पास है, जिसमें जो सपा और कांग्रेस गठबंधन है, जो उसकी लीड है, कोई 10,000 कोई 20,000 से आगे है। सिर्फ 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर 2,000 से भारतीय जनता पार्टी पीछे है। और इसके अलावा मैं बात करूं दूसरे राज्यों की, तो उसका आंकड़ा मेरे पास अभी फुल नहीं आया है, तो लेकिन जो हमारे रिपोर्टर्स हैं ग्राउंड पर वो बता रहे हैं, और ईसीआई के जो आंकड़े हैं चुनाव आयोग के, उसमें बता रहे हैं कि जो गठबंधन की जो मार्जिन की सीटें हैं, इंडिया गठबंधन की बहुत ज्यादा मार्जिन हो चुका है। कैसे उसको रिकवर करेंगे? वही मैं कह रहा हूँ कि 1 से 1:30 बजे का वेट करना चाहिए, क्योंकि जनरल इलेक्शन में जो हम लोगों ने ऑलरेडी ऐसे पॉलिटिकल उसमें काम करते करते 15-20 साल से एक चीज ये देखा है कि जनरल इलेक्शन में ईवीएम वाले वोटिंग में लगभग हमें 1-1:30 बजे तक वेट करना चाहिए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में 12 बजे तक ट्रेंड की तरफ जाता है, लेकिन जो जनरल इलेक्शन है 1-1:30 बजे के आसपास की स्पष्टता आती है। अनिरुद्ध जी, इस पूरे चुनाव में मैंने एक चीज नोट की, अभी मैं बता भी रहा था दर्शकों को, कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, आप दोनों ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को बहुत कुछ था। सबसे बड़ी जो लाभार्थी स्कीम है वो भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च की। इसके अलावा चाहे राशन वाली बात हो या पक्के घर वाली बात हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, भारतीय जनता पार्टी लोगों को इतना कुछ दे रही थी कि विपक्ष इस बारे में सोच भी नहीं सकता, और ना विपक्ष ने कभी ऐसा कभी एग्जीक्यूट किया।
उनके पास केवल एक मनरेगा स्कीम थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की पिच पर चुनाव लड़ने उतर आई, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि मंगलसूत्र छिन जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी छिन जाएगी, मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जनता में इससे कुछ नेगेटिव बात नहीं फैली? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी नहीं। स्पष्ट बात ये, जैसे आप एंकर है वहां पे, एडिटर इन चीफ है, आप हमको बुलाए, आपने हमसे प्रश्न किया, तो हमारा फर्ज होता है आपके प्रश्न का उत्तर देना। उसी तरीके से विपक्षी अपना मैनिफेस्टो लेके आए और उन्होंने कर्नाटक के अंदर ओबीसी का 4% रिजर्वेशन लेके मुसलमानों को देना शुरू किया। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि ये हमें कहना पड़ा कि भाई कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम रिजर्वेशन SC ST OBC का चिन्ह नहीं देंगे, धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन। ये हमारा काउंटर करने का अधिकार था, बताना था जनता को कि भाई SC ST OBC का रिजर्वेशन नहीं चुनेंगे। खैर वो डिबेट हो चुका है, सारा डिस्कशन हो चुका है। हमारा जो एजेंडा था आदरणीय मोदी जी का जो है वो विकसित भारत का एजेंडा है। हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास में 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है जो हमने प्रूव करके दिखाया, और आने वाले 25 साल का विजन है जो भारत को बहुत आगे लेके जाने के लिए 25 साल के विजन के लिए। ये सरकार सामान्य सरकार, दूसरी सरकार नहीं होगी। ये 25 साल का फाउंडेशन रखा जाएगा इसमें कि हम आने वाले 25 साल में क्या करेंगे, और उसकी जो नींव मजबूत होगी। आप देखिए, अगर चाहे